जी पल्लवी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मेघा। पल्लवी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग रितु। अनम। हाँ भी। चलो बात कर लेते हैं, सभी लोग एक बार ज्वाइन कर लें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गाइस। जी अनीता, शिवानी, रितु। अमी, भाविनी, अंशिका। जी सिमरन। हाँ जी भाई, सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। एक बार मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि भाई देखो, कुछ दिनों से मैं स्टूडेंट से अक्सर एक बात सुन रहा हूँ। वो ये है कि आरजीएस के एग्जाम को लेकर बहुत स्ट्रेस है। आरजीएस के एग्जाम को लेकर बार बार ये लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस सारी चीजों को लेकर परेशान हैं। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि इन सारी चीजों को कैसे एड्रेस करना है, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। देखो, एक तो एंड टाइम पर कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। सेकेंडली एक और चीज है जो कि हमें समझने की जरूरत है कि एग्जाम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना चाहिए। क्योंकि जब तक मेंटल स्ट्रेस खत्म नहीं होगा तब तक जब भी आप पढ़ना चाहोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि अगर टाइम डिवोशन से एग्जाम निकल रहा होता तो किताबें लेकर बैठने से एग्जाम निकल जाता। तो पॉइंट है कि हम लोगों को प्रोडक्टिव टाइम डिवोट करना है। मगर प्रोडक्टिव टाइम डिवोट कैसे करें जब दिमाग ही साथ नहीं दे रहा। तो दिमाग का साथ कैसे लेना है एग्जाम को क्वालिफाई करने में, ये आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना आसान होता तो जिंदगी में एक ऐसी चीज है कि पढ़ाई नई चीज नहीं है। आप लोगों ने 3 साल की उम्र से, कुछ लोगों ने 5 साल की उम्र से पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कोई नई चीज है जिसके लिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई पढ़ाई नई चीज है इसलिए हम आज जो है पढ़ने बैठे हैं तो मुश्किल हो रही है। भाई पढ़ाई तो हमेशा करी है, तो फिर आज एग्जाम इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। तो एक बार मैं आप लोगों से इन सारी चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आज के टाइम में जो एग्जाम हमें मुश्किल लग रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है और इसे कैसे हैंडल किया जा सकता है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, कुछ चीजें ना आप लोगों ने सुनी बहुत होती है, मगर ना आप लोगों को सही से समझ नहीं आता कि उन्हें समझना कैसे है और उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो मैं आज आप लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूँ कि कैसे उसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। उसके बाद जब मैं इस सारी चीजों के बारे में बात कर लूंगा तो आप लोगों से पूछूंगा भी, क्या आप लोग इन सारी चीजों से सेटिस्फाई हैं और क्या आप लोग इन सारी चीजों को हैंडल कर पाएंगे अब या नहीं। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बात करूंगा इस बात के बारे में कि इस समय जिस स्टेज में स्टूडेंट होता है जनरली, वो स्टेज है एग्जाम स्ट्रेस की। कि यार एग्जाम जो है 23 तारीख को है, प्रिपरेशन पता नहीं कैसी है, प्रिपरेशन है भी तो एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सब्जेक्ट मेरा पढ़ने से रह गया है, ये सब्जेक्ट का ये वाला पोर्शन मेरा वीक है, मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ तो नंबर कम आ रहे हैं, और जो है तैयारी कर रहा हूँ तो फिर क्या पता पेपर में उतना अच्छा स्कोर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये सारी चीजें जो है वो आप फेस कर रहे हैं, ये सारी सिचुएशन है। मगर मैं बोलूंगा आप लोगों को एक बात समझने की जरूरत है। ये जो स्ट्रेस है ना, ये स्ट्रेस है, पहली बात तो ये एक्नॉलेज करो, ये एक इमोशन है। जैसे कि गुस्सा आता है, जैसे कि खुशी होती है, वैसे ही ये एक स्ट्रेस जो है ना एक इमोशन है, ये कोई नई चीज नहीं है जो कि आप लाइफ में पहली बार फेस कर रहे हो। ये एक इमोशन है, एक सेट ऑफ इमोशन है जो कि बॉडी फील करती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझने की जरूरत है कि स्ट्रेस एक इमोशन है और कुछ नहीं। मगर ये स्ट्रेस होता कब है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि स्ट्रेस होता है कि जब आप ना यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस को फेस करते हो ना, तब आपको स्ट्रेस होता है।
जैसे कि जिस चीज के लिए आप तैयार नहीं हो, अचानक से कोई सिचुएशन हो गई, भाई आप रोड पर निकले थे, एक बैक ऑफ द माइंड है, कहीं अगर गाड़ी ठोक गई तो क्या होगा, कहीं मुझे किसी से लड़ाई हो गई तो क्या होगा, किसी ने मुझे कुछ बुरा भला कह दिया, शॉपिंग मॉल में गया किसी से मैं टकरा गया तो किसी ने मुझे क्या कह दिया। एक जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है ना, तो कुछ उस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में कुछ लोग तो गुस्सा करते हैं, कुछ लोग जो है अपने स्ट्रेस को दबाने की कोशिश करते हैं गुस्से के थ्रू, या फिर निकालने की कोशिश करते हैं गुस्से के थ्रू। तो मैं बोलूंगा एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में स्ट्रेस होता है, मगर क्या एक्चुअल में हमारी जो सिचुएशन है कि एग्जाम देने जा रहे हैं, क्या ये अनएक्सपेक्टेड है? नहीं, ऐसा तो नहीं। आप सभी लोगों ने ही तो अपने लिए अपना एग्जाम चुना है कि मुझे ये क्वालिफाई करना है, मुझे अच्छे से चीजों को हैंडल करना है, मैं लाइफ में बड़ा बनना चाहता हूँ। तो फिर बात ये है कि ये इमोशन आज आपके सामने क्यों आ रहा है? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में स्ट्रेस आता है, समझ आता है। अचानक से कोई चीज हो गई, आप हैंडल नहीं कर पाओगे कभी भी, स्ट्रेस आएगा ही आएगा, ये बॉडी का एक ऑब्वियस रिएक्शन है। मगर इस समय जो स्ट्रेस आ रहा है, क्या एक्चुअल में वो बॉडी का ऑब्वियस रिएक्शन है? मैं बोलूंगा नहीं, ये बॉडी का ऑब्वियस रिएक्शन नहीं, ये आप लेकर आ रहे हो बॉडी के अंदर। कैसे लेकर आ रहे हो, ये बात समझने की कोशिश करना। ये एग्जाम आपने चूज किया है, आपने अपने लिए, तो अनएक्सपेक्टेड नहीं है। दूसरी चीज, ये लाइफ का पहला एग्जाम नहीं है जो आप देने जा रहे हो। इससे पहले आपने 5 साल की उम्र से जब पढ़ाई करनी शुरू करी थी, तब से आप एग्जाम देने चले आ रहे हो। और आप मुझे बताना कि कभी भी आपने भले ही ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया हो, जो कि एक रात पहले पढ़ के दिया हो, उस एग्जाम में भी जाने से पहले मन में एक डर था, मन में एक डर हमेशा था उस एग्जाम में। भले ही आप बार काउंसिल का एग्जाम देने गए, मगर बैक ऑफ द माइंड एक चीज चलती थी कि यार अगर गलती से अगर इसमें फेल हुए ना, तो दुनिया के सामने बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये हमेशा से था, ये ऐसा नहीं है ये आज नई चीज है, मगर आज ये इतना बढ़ गया है कि इसे कंट्रोल करने के लिए आज हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये इतना बढ़ गया, हमेशा था इसका, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ का पहली बार एक एग्जाम देने जा रहे हो जिसकी वजह से डर है। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डर है ना, वो वाला जो डर है जो एग्जाम देते समय, इस समय ये जो बढ़ गया है, ये क्यों बढ़ गया है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। ये एक्चुअल में एक अनरियलिस्टिक स्ट्रेस है, अनरियलिस्टिक, जो कि एग्जिस्ट करता नहीं, मगर हमने अपने लिए क्रिएट किया है। आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, हमने अपने लिए कैसे क्रिएट किया है? मैं जज बनना चाहता हूं, तो ये अनरियलिस्टिक चीज है? मैं बोलूंगा नहीं, ये अनरियलिस्टिक चीज नहीं है। जो स्ट्रेस आप लेकर आ रहे हो ना, ये अनरियलिस्टिक है। कैसे समझना मेरी बात को। आप जो है क्या करके स्ट्रेस लेके आने की कोशिश कर रहे हो, आप स्ट्रेस लेके आने की कोशिश कर रहे हो आउटकम कंट्रोल करके। आप आउटकम पर कंट्रोल करना चाह रहे हो कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं और एग्जाम निकलना चाहिए। सर तो बुराई क्या है? मैं बोलूंगा बुराई ये है कि आप किसी भी हाल में उस जो एक्सपेक्टेशन है ना आपकी, और जो आउटकम है, उसे कंट्रोल करने की तरफ पूरा दिमाग भाग रहा है, ना कि उसे अचीव करने की तरफ। एक्सपेक्टेशन लाइफ में गलत चीज नहीं है, मगर सारा दिमाग एक्सपेक्टेशन पर लगा देना, वो खराब चीज है। और सारा दिमाग एक्सपेक्टेशन पर ये एंड टाइम में लग रहा है, ये स्ट्रेस दे रहा है। माइंड में सिर्फ एक ही चीज है, वो ये है कि अगर एग्जाम हो गया तो क्या होगा, और अगर एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा। ये स्ट्रेस दे रहा है। स्ट्रेस ये नहीं दे रहा है कि क्या होगा। एक्सपेक्टेशन खराब चीज नहीं है, लाइफ में अगर एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे तो लाइफ आगे बढ़ेगी नहीं। तो एक्सपेक्टेशन जब तक आपको आपके गोल की तरफ लेके जा रहे हैं, तब तक तो ठीक है। मगर जिस दिन आपकी एक्सपेक्टेशन आपको स्ट्रेस देने लगे, तो उसे आपको उस टाइम के लिए छोड़ने की जरूरत है, ताकि आप उस एक्सपेक्टेशन पर पहुंच सको। आप उस एक्सपेक्टेशन पर पहुंच सको, इसके लिए उस एक्सपेक्टेशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ने की जरूरत होती है। ठीक है भाई, जैसे कि आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो, तो पहाड़ पर चढ़ते समय आप लगातार चढ़ते रहोगे तो एनर्जी शायद सारी खत्म हो जाएगी, तो पहाड़ पर पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए कभी कभी जरूरी होता है रुक के देखना, इतना ऊपर और रह गया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा एक्सपेक्टेशन गलत चीज नहीं होती, मगर इस टाइम पर सारा दिमाग एक्सपेक्टेशन पर लगाना, आउटकम को कंट्रोल करना, ये स्ट्रेस दे रहा है। और ये स्ट्रेस इस लेवल का दे रहा है कि वो एक्सपेक्टेशन को पहुंचने नहीं देगा।
इसलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा कि इस समय एक्सपेक्टेशन छोड़नी बड़ी जरूरी है। अगर ये एक्सपेक्टेशन इस समय नहीं छोड़ी तो ये स्ट्रेस लगातार देती ही रहेगी, ये लगातार स्ट्रेस देती रहेगी। इसलिए मैं बोलूंगा कि आपको इस स्ट्रेस को छोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है जिसकी वजह से ये दिमाग आपके साथ गेम खेल रहा है ना, उस गेम को जो है ना, गेम को छोड़ना पड़ेगा, उस गेम से बाहर निकलना पड़ेगा। दिमाग जो है आपको एक गेम खिलवा रहा है, आपका माइंड। कैसे? आपका माइंड ना आपको एक ही दो सिचुएशन पर खेलने के लिए मजबूर कर रहा है, जिस पर आपको खेलना चाहिए इस समय एक्चुअल में उस पर नहीं करने देता। जैसे कि मैं आपसे बोलूंगा, आपका दिमाग या तो आपको फ्यूचर पे लेकर जा रहा है, फ्यूचर पे लेकर जा रहा है, एग्जाम हुआ तो क्या होगा, एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर आपको ना आपके पास्ट की तरफ लेके जा रहा है, यार इतने साल हो गए तैयारी में, कब तक ऐसे एग्जाम देता रहूंगा, या फिर मैंने तो अपनी जिंदगी में आज तक कोई बड़ा एग्जाम निकाला ही नहीं, तो फिर आज ये भी निकल जाएगा, इस बात की कैसे श्योरिटी है। मैंने तो 12th में 2 बार फेल होकर एग्जाम निकाला था, 12th में मेरी 55% थी, तो ये एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो आपका जो माइंड है ना वो स्ट्रेस दे रहा है आपको दो वजह से। एक तो आपके पास्ट इवेंट याद दिलवा के, और वो भी कौन से वाले, आपके सारे फेलियर्स। और दूसरी चीज, आपको फ्यूचर इवेंट के बेसिस पर दिखवा के। तो आपको करना क्या है ना, आपको अपने प्रेजेंट को कंट्रोल करना है। इस समय एक्सपेक्टेशन को छोड़ना है कि जो होगा वो मैं देखा जाएगा मेरे लिए। अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं इस एग्जाम को दूं अच्छे तरीके से। और एग्जाम को कैसे दूं? अभी पर फोकस करके। मेरे सामने किताब है, मैं किताब पर फोकस करूंगा और कुछ नहीं सोचूंगा। मैं सिर्फ किताब पर फोकस करूंगा। बार बार दिमाग जाए, बार बार फिंगर प्रेस करके बाद में लेके आओ कि अब नहीं सोचना है, इसे पनिश करना है, तो फिंगर प्रेस करो, पेन चुभो अपने, हल्के से, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे मार लिया खून निकाल लिया, नहीं ऐसे। माइंड को वापस से कंट्रोल करने के लिए, माइंड को वापस से कंट्रोल करने के लिए, वहां लाने के लिए कि भाई मुझे जो है ना एग्जाम देना है, और इस समय मेरे लिए उस एक्सपेक्टेशन को सोचना अच्छा नहीं है, मेरे लिए अच्छा, मेरे लिए इस समय प्रेजेंट को सोचना अच्छा है। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा इस समय के लिए आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, पास्ट पर मत लेकर जाओ और फ्यूचर पर मत लेके जाओ। अब मन में आता है सर कहना बहुत आसान है मगर इस चीज को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। मैं बोलूंगा बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगर ज्यादा स्ट्रेस हो तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर ज्यादा ऐसा लग रहा है कि यार अब मेरे बस की नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है यार किताबें दूर करो, और मगर किताबों से दूर जा रहा हूं तो भारी लग रहा है, बाहर किसी से बैठा नहीं जा रहा, बात करी नहीं जा रही, तो इसलिए चीजें बहुत मुश्किल हो रही हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा इसमें सबसे बढ़िया जो तरीका है ना, वो ये है कि आप ना एक एक घंटे के बाद टाइम डिसाइड करो कि आप 5 मिनट का ब्रेक लोगे, 7 मिनट का ब्रेक लोगे, बाहर जाओगे, किसी से बात नहीं करनी। याद रखना, किसी से बात नहीं करनी। आप सोचो, बात करके आप दूसरे को अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने का बड़ा मन करेगा, बड़ा मन करेगा कि उसे बता दूं मेरी कितनी तैयारी हो गई है, उससे शेयर कर लूं कि क्या हो गया है, मगर ये काम मत करना, क्योंकि कोई तुम्हारी सिचुएशन को इस समय नहीं समझ पाएगा, और जो समझेगा वो हो सकता है तुम्हें गलती से निगेटिव एनर्जी दे दे। तो इसलिए याद रखना, तुम्हारा ये जो स्विच है ना ये तुम्हारे हाथ में। कभी कभी क्या होता है ना, आप घर से रूम से बाहर निकले 5 मिनट के लिए, घर वाले भी कभी कभी इनसेंसिटिव होते हैं, मैं नहीं बोलूंगा नहीं होते, डिपेंड करता है आप किस जगह से रहते हो, है ना। तो घर वालों ने कोई कमेंट मार दिया, अभी 1 घंटा हुआ नहीं है फिर उठ के चल दिया, तो याद रखना, मुझे उस पर रिएक्ट नहीं करना है, मुझे उस पर रिएक्ट नहीं करना है। मेरा स्विच, मेरे इमोशंस का स्विच मेरे पास होना चाहिए, किसी और के हाथ में रिमोट नहीं दूं। याद रखना मेरी इस बात का। मुझे गुस्सा आ सकता है, ये सिर्फ मेरे कंट्रोल में, किसी और के कंट्रोल में नहीं। मैं रो सकता हूं, ये सिर्फ मेरे कंट्रोल में, किसी और के कंट्रोल में नहीं। तो इसलिए मुझे उस पर कोई रिएक्ट करना ही नहीं, ना मुझे उस बात को कैरी करना है, कह दिया, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा सिर्फ इस समय फोकस ये है कि मैं प्रेजेंट पे जी रहा हूं, मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, और जो है फिर उसके बाद दोबारा से यही रिपीटेड एक्सरसाइज करना। अब हो सकता है आप 10 मिनट 2 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना चाहो और उसके बाद 10 मिनट या 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहो, तो जो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो उस काम को करना। मगर सबसे पहली बात, ये जो माइंड जो है ना फ्लिप कर रहा है, कभी फ्यूचर पे लेकर जा रहा है, कभी पास्ट पे लेकर जा रहा है, और पास्ट के हर एक खराब इवेंट को याद दिला रहा है, हर एक खराब इवेंट को।
जहां लोगों ने बेइज्जती करी, जहां लोगों ने ताने मारे, रिश्तेदारों ने तुमसे सवाल करे, फ्यूचर में अगर नहीं हुआ तो सारे सब चीजें, सारी चीजों के बारे में तुम्हारा दिमाग तुम्हें लेके जा रहा है। तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें सिर्फ इस प्रेजेंट के बारे में सोचना है और किसी फ्यूचर या पास्ट इवेंट के बारे में नहीं सोचना। वापस से माइंड भागेगा, मैं फिर से कह रहा हूं, माइंड भागेगा, मगर कंट्रोल करने के लिए याद रखना। जैसे ही भागेगा मैं अपनी फिंगर प्रेस करके दबाऊंगा, उसे याद दिलाऊंगा कि पढ़ना है मुझे और कुछ नहीं करना, क्योंकि 15 मिनट बाद मुझे उठकर ब्रेक लेना है। 15 मिनट बाद मुझे उठ के ब्रेक लेना है, इसलिए मुझे ये काम करने की जरूरत है। तो इसलिए सबसे पहले ये काम करना है कि प्रेजेंट में जी, आउटकम पर फोकस नहीं करना है, एक्सपेक्टेशन पर फोकस नहीं करना है। इस समय एक्सपेक्टेशन पर फोकस करना एक्सपेक्टेशन को पहुंचने में रोक नहीं देगा, इसलिए सबसे पहला काम ये करना है। दूसरी चीज मैं आप लोगों से फिर से इस बात पर एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि यहां आप अपनी सिचुएशन को किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करें। ये सिचुएशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की ना कोई समझ नहीं पाएगा सिवाय एक कॉम्पिटेटिव एस्पिरेंट के अलावा। और एस्पिरेंट के अंदर इस समय जो खुद का स्ट्रेस होगा वो खुद मैनेज नहीं कर पा रहा हो, इसलिए तुम्हारा स्ट्रेस वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए अपनी सिचुएशन किसी को एक्सप्लेन मत करना, ज्यादा दिन नहीं रह गए, 7 दिन है। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ करना है तो थोड़ा सा नेचर की तरफ जाओ, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, हाथ पैर हिला लो, पुशअप्स कर लो, नेचर की तरफ जाकर थोड़ा सा पार्क में वॉक करो। ठीक है, ये काम करना है, अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं करना। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि एग्जाम क्वालिफाई होगा, ये अपने आप को विश्वास दिलाना है। एग्जाम क्वालिफाई होगा ये अपने आप को विश्वास दिलाना है। ये इस समय सबसे बड़ा मुश्किल काम लगता है, मगर मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। जी भाई, अभी मेरी बात सुनना, मैं सारे क्वेश्चंस के तुम्हारे आंसर दूंगा, बिल्कुल कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर नहीं होगा। पर आप मेरी बात को अपने दिमाग में जाने दो, क्योंकि आपके 99% जो है ना बातों का सॉल्यूशन यही मिल जाएगा। मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूं, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अपने आप को ये विश्वास दिलाना जरूरी है कि एग्जाम क्वालिफाई होगा। कैसे विश्वास दिलाओगे? याद रखना कि लाइफ में पहला एग्जाम नहीं देने जा रहे। हमने 10th क्वालिफाई किया, हमने 12th क्वालिफाई किया, अगर वहां 50%, 60% आई थी, 55% आई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जुडिशरी एग्जाम में, मेंस में इतने ही नंबर चाहिए होते एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। 1000 में से 600 नंबर वाला रैंक लेकर आता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी इस समय ये है कि आप इस चीज पर फोकस करें, अपने आप को ये विश्वास दिलाने पे कि लाइफ में मेरे चैलेंजेस आए हैं और मैंने उन चैलेंजेस को फेस किया है, और उसके बाद भी मेरी जिंदगी आगे बढ़ी है, और आज मैं यहाँ खड़े होके एक नए चैलेंज को लेने के लिए तैयार हूं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो इसका मतलब मेरे अंदर वो खूबी तो है कि मैं इन सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। मेरे अंदर कुछ अनोखी बात है कि मैं इन सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि पास्ट में मैंने जितनी बुरी चीजें फेस करी उसके बाद भी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं। तो मेरे अंदर वो अलग बात है, इसलिए मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा। और याद रखना कि आपने अपनी लाइफ में पास्ट में अच्छी चीजें करी हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी की लाइफ में सिर्फ फेलियर ही है, आप सबकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स हैं। और कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता जिसकी लाइफ में फेलियर नहीं होते, फेलियर होते हैं। ये डर से जो आगे निकलता है वही अपनी लाइफ में अलग अलग गोल चूज करके आगे बढ़ रहा होता है। तो इसलिए आपकी लाइफ में फेलियर होते ही हैं, मगर फेलियर से डरना नहीं है। वो फेलियर आप क्रॉस कर चुके हो, आप फेलियर से पार हो चुके हो, आपकी जिंदगी आगे आ चुकी है, मगर वो फेलियर का डर वापस से आपको डरा रहा है। तो याद रखना है वो जिंदगी से मैं आगे निकल चुका हूं, आज नया चैलेंज मैंने अपने लिए लिया है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता हूं। तो इस चीज को भी मैं अचीव कर लूंगा और इसके भी आगे निकल जाऊंगा। ये अपने आप को बार बार याद दिलाना है। याद दिलाने का तरीका क्या हो सकता है इसके बाद भी मैं बोलूंगा। देखो, पहली बात तो अपने आप को अपने अचीवमेंट सोचो, 10th 12th के बारे में सोचो कि क्वालिफाई कर लिया था मैंने, भले ही एक अटेम्प्ट में हुआ, 2 अटेम्प्ट में हुआ, हो गया था। तो ये जुडिशरी भी होगा, ये भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि यूपीएससी एसएससी जैसा है कि कोई स्टेज है, कोई लाइफ में एक एज है जो एग्जाम होगा। एग्जाम होगा 110%।
दूसरी चीज मैं आपसे बोलूंगा कि आपको एक और चीज जो है ध्यान में रखना है, वो ये है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कैसे? कि मेरे पास एटलीस्ट बुक्स है, मैंने कोचिंग ली है, मेरे पास यूट्यूब वीडियोस थे, और मैं अब एग्जाम देने जा रहा हूं। कोई सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा हुआ है, कोई सब्जेक्ट कमजोर पढ़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मगर मेरे पास एटलीस्ट पढ़ा है मैंने, मैं अपने रास्ते पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूं। मेरे पास ये सारी चीजें हैं जो मेरे गोल्स को मुझे अचीव करवाएंगी, ये मेरे गोल्स को अचीव करवाएंगे। इसलिए अपने आप को विश्वास दिलाना है कि मैं जज क्वालिफाई कर लूं। अब लग रहा होता है ना कि सर इसी बार में क्यों नहीं, इसी बार में क्यों नहीं, मैं अगली बार के बारे में क्यों सोचूं? मैं बोलूंगा बिल्कुल इसी बार में होगा, मगर होगा तब जब तुम उसे ये सोच कर छोड़ोगे कि जो होगा वो देखा जाएगा। जब तक तुम उसे ये सोच के नहीं छोड़ोगे ना, जो होगा वो देखा जाएगा इस टाइम पर, तो वो जो एक्सपेक्टेशन है वो तुम्हें मार देगी, वो तुम्हें किल करेगी। इसलिए मैं बोलूंगा इस समय अपने आप को जो फोकस करना है, वो इस समय पर ये सोच कर करना है कि जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने एग्जाम के 7 दिन अच्छे से डिवोट करने वाला हूं सिर्फ इस चीज पर कि मुझे पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है मैंने आप लोगों को बता दिया, 2 घंटा पढ़ना है, 15 मिनट का ब्रेक लेना है, बस इतना करना है। उसके अलावा कुछ और चीज पर फोकस नहीं करना है। अपने सारे स्विच अपने पास रखने, किसी को नहीं देने। कोई गुस्सा नहीं दिला सकता, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, जब तक मैं खुद ना चाहूं तब तक, जब तक मैं खुद ना चाहूं। इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, स्पेशली उन लोगों से जो निगेटिविटी दे सकते हैं। भाई हो सकता है, देखो फैमिली में ना हर लाइफ पर्सन की अलग अलग चीजें होती हैं। हर पर्सन की लाइफ में अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे कि किसी की फैमिली में कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है, हेल्थ स्ट्रेस है, या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस को देख रहा है, इमोशनल क्राइसिस को देख रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं। मैं बोलूंगा अगर ऐसी सिचुएशंस भी हैं लाइफ में, तो याद रखना स्विच तो अपने ही हाथ में। मेरी लाइफ का इस समय प्राइम फोकस ये है कि 2-2 घंटे पर पढ़ना है, ब्रेक लेना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। याद रखना, मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूं, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो याद रखना मेरी फैमिली मेरे साथ है। और अगर लगता है कि फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं है, तो याद रखना मेरा वादा, मैंने आप लोगों से बोल रखा है कि एग्जाम मैं आप लोगों के साथ दे रहा हूं, एग्जाम मैं आप लोगों के साथ दे रहा हूं। और ये मत सोचना कि एग्जाम में जो होगा वो उसकी बेसिस पर सर मुझे जज करेंगे। याद रखना, सर जब तक मेहनत करेंगे जब तक एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना मेरा वो वादा जो मैंने आप लोगों को दिया है कि एग्जाम होगा, और जब तक नहीं होगा तब तक मैं सब, और ये एग्जाम तुम अकेले नहीं दे रहे हो, मैं साथ में दे रहा हूँ। इसलिए तुम्हारे साथ पूरे दिन क्लासेस लेता हूँ, पूरे दिन। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें साथ रहना है, तुम आओ, क्लासेस लो, ज्वाइन करो, टेस्ट दो, चीजें सीखो, ताकि तुम्हारी डेली बेसिस पर तैयारी। सर आपको लेट डाउन करने का भी बहुत दुख होगा अगर नहीं हुआ, बेटा ऐसा होगा ही नहीं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम सारे स्टेट्स का एग्जाम देना शुरू करो, सारे स्टेट्स का एग्जाम देना शुरू करो, कोई स्टेट स्पेसिफिक तैयारी मत करो। मैं तुम लोगों को इतना पढ़ाता हूं कि तुम किसी भी स्टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे। और जितने ज्यादा एग्जाम दोगे ना, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्जाम क्वालिफाई होने की। अगर तुम एग्जाम दे ही रहे हो 4 स्टेट्स का, एक स्टेट का, तो अगर वो एग्जाम 2 साल बाद आया तो तैयारी में तो वैसे ही टाइम लग जाएगा। इसलिए बोलूंगा 4 स्टेट का एग्जाम, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं एक चीज और बोलूंगा, ये काउंट मत करना कभी भी कि मेरी प्रिपरेशन को तो उतना टाइम हो गया था, मेरी प्रिपरेशन में तो मैंने 1 साल दे दिया, मेरी प्रिपरेशन में 2 साल दे दिया, मैंने 4 साल पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। आप ये देखना कि मेरी प्रिपरेशन उस दिन से स्टार्ट हुई थी जिस दिन से मैंने प्री के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए थे और मेंस की आंसर राइटिंग करनी शुरू कर दी थी। जब तक वो चीजें तैयार नहीं की हैं तब तक अपने आप को मानना ही मत कि मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है। अभी मानना कि मैं ट्रायल स्टेज में। अब आपको लग रहा हो सर अभी तो मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं बोलूंगा तो फर्स्ट टाइम वाले इस बात को जो है थोड़ा लाइटली लें। जो लोग ऑलरेडी पहले से दे रहे हैं, जिन लोगों का ऐसा है ना कि एग्जाम जो है, एलएलबी किए हुए बहुत साल हो गए मुझे, यार मैंने तो एलएलबी करने के बाद अभी तक कुछ नहीं किया,
कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों ने ऐसा है कि पहले पीसीएस जे की तैयारी करी, अब एचजीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर राजस्थान दे रहे हैं क्योंकि जो है उसकी एज का इफेक्ट है। तो मैं बोलूंगा आपको ये याद रखना है कि आपकी तैयारी उस दिन से शुरू हुई थी जब आपने वो सही तरीके वाली जो है ना चीजें स्टार्ट की थी, जहां आपसे प्री के और मेंस के क्वेश्चन दोनों हो रहे थे। प्री और मेंस के दोनों क्वेश्चन हो रहे थे। वो स्टेज मत काउंट करना कि आप ऐसे ही पढ़ रहे हो, कुछ भी सुन लिया उसके बेसिस पर तैयारी कर रहे हो। वो स्टेज, वो टाइम ही मत काउंट करना। पहली बार देने जा रहे हो बात अलग रही, मगर अगर आपका जो है 2 साल या 3 साल से आप देने जा रहे हो तो इस चीज को ध्यान में रखना। वो 2 साल का पीरियड काउंट नहीं करना, ये पीरियड काउंट करना जब मैंने लग कर बैठकर तैयारी करनी शुरू करी थी, उस दिन का पीरियड याद रखना। ठीक है। एक और चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि सर पढ़ना कैसे है। पढ़ना कैसे है मैं बोलूंगा इस समय शुरू के 3 दिन आप अपने वीक पोर्शन के बारे में चीजें दो। अगर हिंदी वीक है तो हिंदी के लिए एक अलग से टाइम डिवोट करो। अगर इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश के लिए अलग से टाइम डिवोट करो। और जो वीक सब्जेक्ट है उन्हें एक बार रीडिंग जरूर लेके जाओ। मैंने आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस ले रखी हैं ताकि एटलीस्ट आप लोगों को बेसिक आइडिया रहे चीजों के बारे में, है ना। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा एटलीस्ट उन फ्री क्लासेस को देख जाना अगर वो सब्जेक्ट बिल्कुल तुमसे दूर है तो सबसे पहले स्टार्टिंग के 3 दिन अपने वीक पोर्शन को आइडेंटिफाई करके उसे रीड आउट कर लो। उसे रीड आउट कर लो। और उसके बाद बचे हुए दिन में आप लोग जो है फोकस करो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन पर। जो सब्जेक्ट अच्छी तरीके से तैयार है उन्हें रिवाइज कर, उन पर फोकस करना। तरीका तुम्हारा कोई भी अपना हो सकता है क्योंकि अब ऑलमोस्ट 7 दिन रह चुके हैं। टाइम कम भी नहीं है और टाइम ज्यादा भी नहीं है, इसलिए हमें वीक पोर्शन को भी तैयार करना है और अपने जो है जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उस पर एक रिवीजन भी लेना है। तो स्टार्टिंग के 3 दिन दो आप अपने कमजोर पोर्शन पर, और जो है उधर के आगे के 3 दिन दो जो कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। क्योंकि अगर वीक पोर्शन बाद में पढ़ा तो वो सताता रहेगा डर कि अरे यार इसमें से क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, इसमें से क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। इसलिए वो स्ट्रेस से दूर रहना, उस स्ट्रेस के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। हमें प्रेजेंट में रहकर पढ़ना है और विश्वास दिलाना है कि मैं अपनी लाइफ के हर स्ट्रगल को पार करके यहां तक आया हूं, तो लाइफ का ये स्ट्रगल भी मैं पार कर लूंगा। और याद रखना अगर फैमिली साथ में है तो है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हर तरीके से जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं वो जानते हैं कि मैं हर समय रिस्पॉन्स करता हूँ, हर टाइम। कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है मगर हमेशा मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। ठीक है। तो जब तक आप तैयारी कर रहे हो, जब तक मैं साथ हूं, सब्सक्रिप्शन का कोई वो नहीं है कि सब्सक्रिप्शन है तुम्हारे पास नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी तैयारी में मैं तुम्हारे साथ हूं। जी। भाई एग्जाम में माइंडसेट क्या रखना है मैं फिर से बोलूंगा। आप माइंडसेट ये मत रखना कि ये एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या हो गया, मेरे 10 क्वेश्चन लगातार पढ़े हुए नहीं आए तो अब मुझसे पेपर नहीं होगा। याद रखना अगर 10 क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए नहीं है तो सबके पढ़े हुए नहीं होंगे। अपने आप को ये विश्वास दिलाना। तो जो पढ़े हुए हैं उन्हें सही से मार्क करके आना। ये विश्वास दिलाना अपने आप को कि 10 क्वेश्चन से प्री पे कभी नहीं हुआ। आज तक 100 में से 90 नंबर पे कभी कट ऑफ नहीं गई है आरजीएस में। मैं तो इनफेक्ट बोलूंगा 80 पे भी नहीं गई है। तो मेरे पास 10 क्वेश्चन मुझे नहीं आते, बहुत बढ़िया बात है। 90 क्वेश्चन है मेरे पास। 90 में से मैं 10 में ह्यूमन एरर कर दूंगा, चलो मेरे पास अभी भी क्वेश्चन है कि मैं 80 क्वेश्चन सही करके आ सकता हूँ। तो बार बार अपने आप को ये रियलाइज कराते रहे कि बस मुझे अटेंटिवली अटेंटिवली इस लम्हे को अच्छे से इस्तेमाल करना है अपनी बेस्ट यूज के लिए, अपनी लाइफ में बेस्ट देने के लिए। सर पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करें देन ओएमआर फिल करें एक साथ। भाई मैं बोलूंगा देखो एक चीज याद रखना, सबसे पहले पेपर में क्वेश्चंस पर टिक लगा लेना। क्वेश्चंस पर टिक लगा लेना कि भाई ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता
तो उस पर ना एक अलग तरीके का मार्क लगा लेना जो तुम्हें प्राइमा फेसाई आंसर लग रहा हो। जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता उस पर एक अलग तरीके का मार्क लगा लेना भाई, जैसे कि टिक लगा लिया तुमने जो क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं, जिस पर तुम्हें डाउट है उस पर तुमने स्टार लगा के मार्क कर लिया, ठीक है। जिस पर तुम्हें थोड़े से कम श्योर हो उस पर हैश लगा के उस आंसर के सामने मार्क कर लिया। क्वेश्चन पे नहीं, आंसर जो तुम्हें प्राइमा फेसाई ठीक लग रहा है। और क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। हाँ जी, 100 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि उस 100 क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए हैं, भाई ऐसे नहीं करना है। हाँ जी। जो आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद याद रखना कि ओएमआर में आपको फी वो शीट फिल करने में किसी बच्चे को बेयर मिनिमम सबसे कम टाइम 20 मिनट लगता है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में, और मैक्सिमम टाइम आधा घंटा लगता है। तो मैं बोलूंगा आधे घंटे का मार्जिन रखना ओएमआर शीट फिल करने के लिए। 100 क्वेश्चन पहली बार में कर लेना भाई, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार हम किसी क्वेश्चन पर अटक जाते हैं, उसका प्राइमा फेसाई बेसिस पर आंसर मार्क नहीं करते। बाद में जब टाइम कम रह जाता है ना तो कुछ भी भर के चले आते हैं। तो एटलीस्ट कुछ भी भरने से अच्छा है जो मुझे प्राइमा फेसाई आंसर लगाता मैं वो भर के आऊं, ठीक है। कभी कभी बहुत बार होता है ना, बिना पढ़े जल्दी से ओएमआर भर दिया, तो ये मत करना। याद रखना 100 क्वेश्चन की ओएमआर भरने में बच्चे को बेयर मिनिमम 20 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम आधा घंटा लगता है। तो आधे घंटे को सेफर साइड पे रखना, आधे घंटे को सेफर साइड पे रखना। और जो क्वेश्चन है, जो पेपर है, वो 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन मार्क करने हैं। जो नहीं आते उनको स्टार के बेसिस पर प्राइमा फेसाई मार्क कर लेना। जो अच्छे से आते हैं उस पर टिक लगा लेना, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट प्राइमा फेसाई ये लग रहा है, उस पर हैश लगा के आगे बढ़ जाए। पहले ओएमआर में पूरा पेपर सॉल्व कर लेना। भाई पेंसिल से अगर सॉल्व करना चाहो, वहां पेंसिल अलाउ करें तो पेंसिल से कर लेना, और पेन अलाउ करें तो पेपर पे पेन कर लेना। मैं बोलूंगा पेपर पे जो है ना हल्का हल्का सा मार्क कर लेना। मैं बोलूंगा ऐसा नहीं ऐसे करके पूरा डार्क से कर ले। पेंसिल लेके बैठे हल्का सा स्टार हल्का सा टिक, जैसे रीड करते समय होता है ना, वो वाले तरीके से कर ले, हल्का हल्का छोटा छोटा सा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं बड़े बड़े से टिक लगाने, छोटे छोटे से लगाने, ताकि पहली बार में जो पेपर है वो पहली बार में मेरा प्राइमा फेसाई बेसिस पर, मेरी प्राइमरी नॉलेज के बेसिस पर मैंने पेपर सॉल्व कर लिया। पहले ओएमआर में वो चीजें भर दी जो कि टिक वाली बिल्कुल सही थी। अब लग रहा है टाइम बच रहा है, तो डाउट वाले सेक्शन को देख लिया, डाउट वाले पोर्शन को देख लिया। डाउट वाले पोर्शन में देखा कि बाकी के 4 ऑप्शन में मुझे क्यों ठीक लग रहा है, तो उसके बेसिस पर अगर चेंज करना है तो चेंज कर लिया, नहीं चेंज करना है तो वही मार दिया। उसके बाद जो नहीं आते उनको एक रीजनेबिलिटी जरूर देना कि भाई मैंने पूरा बेरेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो सर से सुना है, तो मेरे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो जो आंसर है उसके बेसिस पर फिल करके आ, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आ, ठीक है। और याद रखना कि 10-12 क्वेश्चन से आरजेएस ना फेल हो सकते हो और ना पास हो सकते हो। पूरा स्कोप है अभी 90 क्वेश्चन का, 80 क्वेश्चन का। तो 80 क्वेश्चन पर फोकस करना है, 20 तो गलत हो भी गए तो मुझे क्या फर्क पड़ना है। बोले भी समझ आया कैसे करना है। जी सर। तो ये मेरा पर्पस था आप लोगों से इस चीज को इस समय याद दिलाने का। फिर से मैं आप लोगों से एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया। मैं आप लोगों से बोलूंगा, पहली चीज, स्ट्रेस एक इमोशन है मगर ये वाला इमोशन अनरियलिस्टिक है। क्यों अनरियलिस्टिक है? क्योंकि इस समय ये इमोशन एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर है, और जो एक्सपेक्टेशन मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, आउटकम को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। एक्सपेक्टेशन अच्छी चीज होती है, मगर इस समय की एक्सपेक्टेशन आपको आपका एक्सपेक्टेशन पर ही पहुंचने नहीं देगी। इसलिए मेरा प्राइमरी फोकस इस समय प्रेजेंट को जीने के लिए होना चाहिए, ना मैं पास्ट को सोचूंगा ना फ्यूचर को सोचूंगा। और मुझे ये याद दिलाना है कि ये मैं एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में फेलियर्स देखे हैं और मैं उनसे आगे बढ़कर यहाँ तक आया हूँ। ये एग्जाम मैंने अपने लिए चुना है, इसलिए अपॉर्चुनिटीज बहुत है, इसलिए मुझे परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज, अपने आप को किसी को एक्सप्रेस करने की कोशिश मत करना, किसी की चीजों पर रिएक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि स्विच जो है वो तुम्हारे सारे हाथ में। याद रखना कि तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं
जो तुमने आज तक अपनी लाइफ में अचीव करी, उन अचीवमेंट को याद रखना। थोड़े कम हो सकते हैं, थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, पर वो अचीवमेंट है तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे लिए। दूसरी चीज याद रखना, जो लोग निगेटिव एनर्जी देते हैं उनसे दूर रखना, मेरा स्विच मेरे हाथ में। उसके बाद मैं बोलूंगा कि याद रखने की एक चीज और जरूरत है कि आपके साथ मैं हूं। जब तक एग्जाम नहीं निकलेगा मैं आपके साथ हूं। एग्जाम अकेले नहीं देने जा रहा, मैं साथ हूं। और जब आंसर टिक करोगे ना तो मेरे पढ़ाई हुई चीजें दिमाग में आएंगी कि हाँ सर पीछे से बैठ के बता रहे हैं, ये सर ने ऐसे बताया। तो इसलिए बोलूंगा टेंशन नहीं लेनी है। हाँ जी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख के पढ़ पाएंगे, और जब भी दिमाग भागे याद रखना 2 घंटे 1 घंटे के बाद ब्रेक लेना है। और जब दिमाग अगर उस 1 घंटे में भाग रहा है तो फिंगर प्रेस करके याद दिलाना है कि ये मेन है। इस समय फ्यूचर और पास्ट मेन नहीं है, ये बनाएगा फ्यूचर और ये पास्ट से निकालेगा। ठीक है दोस्तों। जी। ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ हर 2 दिन में 3 दिन में एक बार सेशन लेता रहूंगा, ताकि आप लोगों की इस स्ट्रेस रिलीफ को मैं आगे लेकर आ पाऊँ, आप लोग अच्छे से चीजें कर। ठीक है दोस्तों। थैंक यू सर। थैंक यू गाइस। भाई जो अभी नहीं जा रहे हैं उनके लिए बस एक ही चीज है कि भाई 8 महीने 9 महीने अपने नोट्स को पढ़ो, वन लाइनर बनाओ, आंसर राइटिंग करके देखो, और नोट्स भी वो जिसके बेसिस पर प्री और मेंस के सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों। जी सर। Thank you very much, guys. I hope you find it useful. सर Thank you so थैंक much. यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।